हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी घर पे अच्छे से कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा था वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया था और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। तो एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं कि पिछले वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अब जो नेक्स्ट टाइप होगा आपका वो प्रॉब्लम्स ऑन नंबर एंड टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन के हेल्प से हम डिस्कस भी करेंगे कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train had been 5 kilometers faster, it would have taken 3 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 4 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of journey. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमको डिस्टेंस पता करना है तो आप क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। मगर क्या किया आपने, डिस्टेंस की वैल्यू जो होती है स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको स्पीड पता है और टाइम पता है तो दोनों का मल्टीपल क्या होता है, डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस के बराबर। अब एक यहाँ से भी रिलेशन देखिएगा, स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सर्टेन डिस्टेंस है 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर को मैं बाइक से ट्रेवल करता हूँ और मेरे बाइक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे सर 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि 62 जा 120। अगर हम अपनी स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज कर दिए मीन्स 40 कर दिए, अब कितना लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। क्यों भाई, तो देखो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, या दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम होगा। स्पीड आपका 60 था, 2 घंटे लगे, स्पीड आपने कम किया, टाइम बढ़ गया। और अगर अब स्पीड 60 से ज़्यादा कर लोगे तो टाइम आपका कम हो जाएगा, ये आपको पता है। और मान लीजिए ऐसा होता कि डिस्टेंस नहीं दिया होता, हम कह रहे हैं कि मेरी बाइक की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और मैं 2 घंटे ट्रेवल करता हूँ, कितना डिस्टेंस गया, 60 इंटू 2 120 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई एक ट्रेन है, वो कितने डिस्टेंस जाती है नहीं पता है, ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर अपनी स्पीड बढ़ा लेती तो टाइम तो कम लगेगा। पहले किसी स्पीड से जाती होगी किसी डिस्टेंस पे तो कुछ टाइम लगता होगा, लेकिन उस टाइम से 3 घंटे कम लगते हैं। और दूसरा कंडीशन दिया है कि अगर वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेती है तो टाइम इतना अधिक लगता है। क्वेश्चन सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x kilometer per hour and time taken is equal to y hours। मतलब यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और टोटल टाइम लगता है उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना, y। देन टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आपको पता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम कितना, किलोमीटर। चलिए ये इक्वेशन आपका हो गया। अब केस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में क्या कहता है कि स्पीड 5 किलोमीटर फास्टर हो गई, तो न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, न्यू स्पीड का सेंस ये है कि 5 किलोमीटर फास्टर, पहले x थी अब x प्लस 5 हो गई, एंड न्यू टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दैट डिस्टेंस। पहले कितना था, y था, अब कितना, 3 घंटे कम, y माइनस 3 आर। देन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। अब इस केस में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो वही होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, किलोमीटर। ठीक, अब केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 क्या है, इसमें न्यू स्पीड क्या होगी, स्पीड आपकी क्या हो रही है, स्लोअर हो रही है, कम हो जा रही है, 4 किलोमीटर पर आवर, तो x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर
एंड टाइम, न्यू टाइम रिक्वायर्ड, y था पहले, लेकिन क्या हो रहा है 3 घंटे बढ़ जा रहा है, तो y प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। देन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल डिस्टेंस जो होगा x माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये भी टोटल डिस्टेंस, ये भी टोटल डिस्टेंस और ये भी टोटल डिस्टेंस है। तो आप चाहो तो इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको 3, मतलब 1, 2 और 3 तीनों के तीनों इक्वेशन क्या है, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशन को साथ लेके सॉल्व करेंगे। पहली बार आप क्या लिखोगे, x प्लस 5 y माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, और x माइनस 4 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। क्यों बराबर वैल्यू किया भाई, क्योंकि 1, 2 और 3 में तीनों इक्वेशन में क्या था, वो टोटल डिस्टेंस को ही तो बता रहा था। तो टोटल डिस्टेंस आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 5y, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से मिल गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 50। इसको 2 मान लेते हैं, उसको रहने देते हैं 2, ये 2 हो गया। और यहाँ अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, दिस इम्प्लाई 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये 2 इक्वेशन मिला। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल, 5 माइनस 4 y इज इक्वल टू 15 माइनस दिस 15, सॉरी ऐड कर रहे हैं हम ना, तो 5 ये तो कैंसिल हो गया, 15 और 12 कितना हो गया 27। ये y क्या था स्टार्टिंग में देखिएगा तो टाइम था, जो रिजल्टिंग टाइम था या शेड्यूल टाइम था वो कितना था y, मतलब 27 आवर लगेंगे टोटल। और किसी एक में रख लीजिए, फ्रॉम 2 माइनस 3x प्लस 5 y के प्लेस पे 27 इज इक्वल टू 15, देन 3x इज इक्वल टू 27 5 जा 135 माइनस 15 120, 3 से डिवाइड किया 40, तो x की क्या वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। x क्या था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्टार्टिंग की जो स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम 1, यू कैन राइट टोटल डिस्टेंस क्या है भाई 1, 2, 3, किसी इसके पहले जो बनाया था उसमें से भी निकाल सकते हो, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू है 40, y की वैल्यू कितनी है 27, तो कितना आ जाएगा 1080 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है 1080 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन ये है, और टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट जर्नी इज व्हाट 27 आवर। ओके, स्टूडेंट यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ गया है टाइम एंड डिस्टेंस का ही। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम place A and B are 160 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another car starts from B at same time. If they travel in same direction, they meet in 8 hours. But if they travel in towards each other, they meet in 2 hours. Find the speed of car A and B. अब इसका मतलब समझिएगा, सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हो। जैसे मान लीजिए दो कार है, एक कार यहाँ पे है B है और ये A है। सेम डायरेक्शन का मतलब ये इधर जा रही है तो ये भी इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर जाएगी तो ये भी इधर। और टुवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि ये इधर आ रही है तो ये भी इधर आ रही है। अच्छा ठीक, मान लीजिए दोनों के बीच में कुछ सर्टेन गैप है। सर्टेन गैप क्या है, मान लीजिए 100 किलोमीटर है, ठीक है, दोनों के बीच में। इसकी कुछ स्पीड है, इसकी कुछ स्पीड है, तो एक दूसरे को क्रॉस करते करते चले गए, कुछ समय के बाद मिलना है जब सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो पहले से जो गैप है वही है 100,
और पहले क्या होगा, ये कार इस कार को पकड़ने के लिए पहले जो इनके बीच का गैप है उसको फिल करेगी। और अपोजिट डायरेक्शन का केस क्या होगा या टुवर्ड्स का केस क्या होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वही फिल होगा। क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। पहले लिखेंगे क्या, लेट द स्पीड ऑफ कार A is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड कार B is equal to y किलोमीटर पर। एक रफ यहाँ पे डायग्राम बना दे रहे हैं, ये A है और ये B है। इनके बीच में कितने का गैप है भाई, 160 किलोमीटर। ठीक, अगर इसकी स्पीड पता है, इसकी स्पीड पता है, कितने घंटे में मिलना है भाई, 8 आवर में। कितने घंटे में, 8 आवर में। स्पीड पता है, 8 घंटे चलते हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी कार ए और कार बी, ये पता चलेगा। और दोनों के बीच में गैप कितने का है, 100 का है। और एक्चुअल में क्या होगा, जब कार ए कार बी को मिलेगी, इसका मतलब गैप जो होगा वो मेंटेनेंस हो जाएगा, तभी तो उसको मिलेगी। तो लिखेंगे क्या, इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, दे मीट इन 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, स्पीड पता है तो ए कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 8x, बी कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 8y, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 160 किलोमीटर के बराबर। भाई कार ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, कार बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन था 160, उन दोनों के बराबर। अगर सिंप्लीफाई किया जाए, 8 कॉमन करते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 20। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ये केस 1 हो गया। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या है, ये A है और ये B है, इनके बीच का गैप क्या है, 160। ये कार इधर आएगी, ये कार इधर आएगी। मान लो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल गए, हो सकता है ये 100 किलोमीटर चली है और ये 60 किलोमीटर चली है, तो दोनों के डिस्टेंस का सम 160 के बराबर होना चाहिए। वही देखेंगे, when they travel in opposite direction या towards opposite direction, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो कितने में मिलना है, दे मीट इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में मिल जाएगा। भाई कार ए की स्पीड x है, 2 घंटे चलेगा तो 2x, प्लस क्यों करेंगे भाई, दोनों के डिस्टेंस का सम, क्योंकि आपने देखा, मान लीजिए दोनों के बीच में 160 का सेपरेशन था, तो कार ए मान लीजिए 100 किलोमीटर गई 2 घंटे में, और कार बी कितना है 60। जब दोनों के डिस्टेंस का सम करेंगे तो जो पहले दोनों के बीच में सेपरेशन था, दोनों के बीच में जो गैप था, उसके बराबर ही तो होगा। तो प्लस कर लिया, 2y कर लिया बराबर 160, 2 कॉमन करके सिंप्लीफाई किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये कैंसिल, देन 2x इज इक्वल टू 100। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। x क्या है भाई, कार ए की स्पीड कितनी हो गई, 50। अब किसी एक और में सॉल्व कर लेते हैं। चलो फ्रॉम 1, x के प्लेस पे 50 माइनस वाई इज इक्वल टू 20, देन y इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। y क्या है भाई, कार बी की स्पीड। इस तरीके से कार ए और कार बी दोनों की स्पीड आपने निकाल ली। स्टूडेंट, जो अगला टाइप है आपका, वो आपका क्या है, प्रॉब्लम ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा बोट एंड स्ट्रीम से, तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए बोट और स्ट्रीम है क्या। जैसे मान लीजिए, इसको समझना है तो 2 बातें आपको याद होनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोट है आपकी,
ठीक है, और ये पानी है, करंट, पानी, स्ट्रीम, जो भी। बोट की कुछ स्पीड है, बोट इधर जा रही है और पानी का जो फ्लो है इधर है। बोट इधर फ्लो कर रही है, पानी का फ्लो भी इधर है, ठीक है। मान लीजिए बोट की जो स्पीड है x किलोमीटर पर आवर है और जो पानी है उसका y किलोमीटर पर आवर। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो जो रिजल्टिंग स्पीड होगी उसको हम बोलते हैं, उस केस को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब भी आपसे कहा जाए डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जो पानी है, करंट है, उसका डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में जो रिजल्टिंग होगा, रिजल्टिंग स्पीड होगा, इसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, वो दोनों का मूवमेंट सेम टाइम में है तो दोनों ऐड कर लोगे। लेकिन एक आता अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट। अब क्या था कि बोट आपकी इधर जा रही है और वाटर का फ्लो क्या है, इधर है। नदी में आप चले गए बोट लेके, अब पानी का फ्लो इधर है और आपको बोट इधर लेके जानी, तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड को रिपेल करेगा, मतलब ये रोकने की कोशिश करेगा, कहेगा भाई नहीं, अभी आप नहीं जा सकते। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आप इसके साथ फ्लोट करके आप आगे चले जाओगे। लेकिन आपकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी तो आप इसके अगेंस्ट क्या कहते हैं, फ्लोट कर सकते हो, तैर सकते हो, आगे जा सकते हो। तो इस केस में जो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, मतलब डिफरेंस के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। स्पीड जो होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर के बराबर। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है और अप स्ट्रीम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका बोट एंड स्ट्रीम से। क्वेश्चन देखिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. If it can go 16 km upstream and 32 km downstream in the same time, find the speed of boat in still water and the speed of the stream. ये आपको बताना। तो देखो करोगे क्या, आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रीम पता करना है और बोट की स्पीड पता करनी है। तो सबसे पहले, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता है, लेट द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड आपको पता है x माइनस वाई होगा, दोनों का डिफरेंस हो जाता है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब केस को डिस्कस करते हैं। केस 1 क्या होगा आपका, केस 1 कह रहा है अ बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ठीक है, टोटल टाइम 8 आवर दिया। 8 आवर किसका दिया है, 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम का और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम की डिस्टेंस में जितना टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में जितना टाइम लगेगा, दोनों का सम दिया है 8। तो अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाता है, स्पीड क्या है, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में 40 जाता है, स्पीड क्या है, कितना समय लगता है, 8 आवर। ये भी टाइम, ये भी टाइम, इन दोनों का सम 8 है। दिस वन इज इक्वेशन 1। और केस 2 क्या होगा, कितना जाता है भाई, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, तो भी टाइम कितना लगता है, 8 लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, आपके पास डिफरेंट मेथड है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है u और v एक अनदर वेरिएबल में इसको चेंज करते हैं, एलसीएम नहीं लेते हैं। तो क्या करोगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू वी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब वैल्यू पुट करते हैं एक बार। तो अगर ये 1/x माइनस वाई यू है तो आपका क्या हो जाएगा, 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8, और यहाँ से क्या होगा 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8। ये आपके पास दो इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाए। क्या यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है, 4 कॉमन हो सकता है। अगर 4 यहाँ से कॉमन होगा तो 3u, 4 यहाँ से कॉमन होगा तो 10v, और 4 को डिवाइड कर दिया तो 4 2 जा 8, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ से अगर आप कॉमन करोगे 4 तो 4u प्लस 8v इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 5। 4 5 हो गया। अब चलिए 4 5 को हम एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं u की वैल्यू को कैंसिल करना। u के कोफिशिएंट का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करके, और दोनों सिंबल अपोजिट है, सेम है, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन। तो आप लिखोगे फ्रॉम 4 मल्टीप्लाइंग विथ 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 मल्टीप्लाइंग विथ 3। 4 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 12 जा 12, 4 3 जा 12, ये 40v और ये 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 2 जा 6, माइनस होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन का केस है, ये कैंसिल, 40 माइनस दिस 16u इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाई v की वैल्यू क्या हो गई 1/8। अब v की वैल्यू 1/8 आ गई। अब आप क्या करोगे, यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन 4 या 5 में रखिए। चलिए फ्रॉम 4 में रख दिया तो 3u प्लस 10v, v के प्लेस पे 1/8 इज इक्वल टू 2, 2 4 जा 2 5 जा, तो 3u इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 5/4, या सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 माइनस 5/4 या 3/4। 3 से 3 फ्री हो गया तो u की वैल्यू 1/4 हो गई। u की वैल्यू और v की वैल्यू आ गई, तो ये आपका फाइनल आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन किस में था, x और y में। तो इक्वेशन 3 में आ जाइए। फ्रॉम 3 1/x माइनस वाई की वैल्यू u है, और u की वैल्यू आपने कितना निकाला अभी, u की वैल्यू आपने निकाला 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू v था, v की वैल्यू आपने कितना निकाला, अभी आपने यहाँ पे निकाला था 1/8। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8 4 12, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसका कोई नाम रख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x के प्लेस पे 6 रख लीजिए, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, देन y इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। y क्या था भाई, स्ट्रीम की स्पीड थी, तो स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, और x क्या था, बोट की स्पीड, तो वो आपकी आ गई कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट इसके बाद जो आपका टाइप है वो प्रॉब्लम्स ऑन एरिया, एरिया की बात करता है। एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरिया आपसे या तो रेक्टेंगल का पूछ सकता है, स्क्वायर का पूछ सकता है, जो 2D फिगर्स थे उनके एरिया से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर एंड द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर, द एरिया रिमेन सेम, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब किसी रूम की बात हो रही है तो रूम का मेजरमेंट पता है, लेंथ और ब्रेथ, तो यहाँ पे रूम क्या है, रेक्टेंगुलर रूम है, ठीक है, और उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम है कि रूम का आप लेंथ और ब्रेथ सपोज कर लीजिए। लेट द लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू x मीटर एंड breadth is equal to y मीटर, ठीक है, लेंथ, देन इट्स एरिया क्या होगा, आपको पता है एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है,
मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब केस 1 क्या कहता है, कंडीशन 1 या केस 1 कहता है कि रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर, कि जो रूम का लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 3 मीटर अधिक है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 3 मीटर अधिक है। ये तो मतलब 3 ऐड किया, या इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 ये बन गया कि लेंथ और ब्रेथ में जो डिफरेंस दिया वो कितने का, 3 का है, लेंथ 3 मीटर बड़ा है। कंडीशन 2 या केस 2 जो होगा वो कहता है कि इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, तो न्यू लेंथ क्या हो गया x प्लस 3 एंड न्यू ब्रेथ क्या हो गया एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2, पहले y था अब क्या हो गया y माइनस 2 हो गया। देन एरिया, एरिया क्या होगा x प्लस 3 y माइनस 2। एरिया कहता है कि सेम है पहले वाला, तो पहले एरिया क्या था xy था, इसका मतलब ये xy के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे तो xy माइनस 2x, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मिल गए, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन, लिखेंगे यहाँ पे 1 एंड 2 अगर सॉल्व करना चाहें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x है कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखोगे फ्रॉम 1 मल्टीप्लाइंग विथ 2 प्लस इक्वेशन नंबर 2। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कैंसिल, 3 माइनस 2 कितना होगा भाई, हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं ऐड कर रहे हैं, 3 माइनस 2y और ये कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई आपने वहाँ पे किया था तो ये 6 मिला। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6 12, ये 12 मीटर होगा। 12 मीटर का मतलब y क्या था ब्रेथ था, मतलब ब्रेथ कितनी हो गई 12 मीटर। और फिर इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम 1 तो x माइनस वाई 12 इज इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 15 मीटर। तो लेंथ आ गया 15 मीटर और ब्रेथ हो गया आपका 12 मीटर। स्टूडेंट इसके बाद जो लास्ट टाइप होगा आपका वो प्रॉब्लम्स ऑन ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन होंगे, वो आपके एंगल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया, या किसी ट्रायंगल की बात करेगा या किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा, तो सम ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे। उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्वाड्रिलेटरल दिया है तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, ट्रायंगल दिया है तो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, कुछ इस टाइप के। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल इज x, b इज 3x माइनस 2, c इज y एंड c माइनस b इज इक्वल टू 9, फाइंड द 3 एंगल्स। अब किसी ट्रायंगल की बात कर रहा है तो आपको पता है ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है 180। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे आप, वी नो दैट एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज वॉट 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है x डिग्री, B की वैल्यू कितनी है 3x माइनस 2, C की वैल्यू कितनी है y, ये 180 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 182, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। और गिवन कंडीशन क्या था, एंगल C माइनस एंगल B इज इक्वल टू 9। C क्या है भाई y माइनस b कितना है 3x माइनस 2, ये ब्रैकेट के बाहर 9। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई, और ये इधर चला गया तो 11। दिस वन इज इक्वेशन 2। यहाँ पे रख लीजिए माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो सब्ट्रैक्शन में ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 7 1। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना होगा
तो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा वैल्यू ये +2 था, +2 सॉरी ये 7 हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गया था, क्योंकि -3x माइनस माइनस +2 उधर जाएगा तो 9 - 2 7 होगा, ये 7। अब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन कितना होगा, दिस माइनस दिस, 12 - 7 175, तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब ये वैल्यू पुट कर लीजिए किसी एक में, इक्वेशन 1 या 2 में, तो हम 2 में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम 2 -3 x के प्लेस पे 25 प्लस y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 75 प्लस 7, y इज इक्वल टू 82। अब x और y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन पूछा था फाइंड 3 एंगल्स, तो एंगल A कितना होगा, x इज इक्वल टू 25 डिग्री, एंगल B कितना होगा 3x, मतलब 3x के प्लेस पे कितना है 25 - 2, तो ये हो जाएगा 25 3 जा 75 - 2 73 डिग्री, और एंगल C कितना होगा y, मतलब 82 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखो एक और छूट रहा है, कहीं पे क्वेश्चन मिल जाता है देखने को टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, तो उसके आप एग्जांपल देख लेना। उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है, आप क्लास 8th वर्क में भी पढ़े होंगे कि 1 डे वर्क पे वर्क करता है। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट होता है 1 डे वर्क पे होता है। 1 डे वर्क का मतलब हुआ कि जो भी टाइम पे कर रहा है तो उसका 1 डे लेके चलेंगे आप। तो आप एग्जाम्पल से कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके सारे मेथड्स, वर्ड प्रॉब्लम आर.एस. अग्रवाल के बेस्ड पे पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है कि ये पूरी एक्सरसाइज आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को आप अच्छे से लगाइए, ठीक है, और जो डाउट है डाउट भी पूछिएगा। ये कंप्लीट करने के बाद हमने ये सोचा है कि आपको एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो हम आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन एक्सरसाइज वाइज यहीं पे प्रोवाइड कराएंगे। तो एक सेपरेट कॉपी आप बना लो, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट क्या कि 60 to 70% क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड में वो एनसीईआरटी के आते हैं। इस बार का जो बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही मिले। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को भी करिएगा। जिसने अभी एनसीईआरटी नहीं लिया है बुक, वो एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। नहीं अगर मिल पाती है तो आप ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन, चैप्टर का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।